कल पुतिन ने एक अमेरिकी सुविधा को नष्ट कर दिया और आज वह राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे परमाणु चेतावनी भेज रहे हैं। संदेश साफ है, रूस पर कोई भी दबाव डालने का मतलब है कि पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पुतिन के लिए समस्या यह है कि यूक्रेन ने बार बार दिखा दिया है कि रूस की परमाणु चेतावनियां सिर्फ एक दिखावा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला कर क्रेमलिन और पुतिन की युद्ध मशीन को नष्ट किया और पुतिन बस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आइए जानते हैं कि पुतिन अमेरिका को परमाणु हथियारों से क्यों धमका रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप इसका कैसे जवाब दे रहे हैं। यह सब यूक्रेन के अमेरिकी स्वामित्व वाले प्लांट से शुरू हुआ, जिस पर रूस ने कल ही हमला किया। इस हमले में सौभाग्य से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 15 लोग घायल हो गए। यह जरूरी है बताना कि यह हमला अमेरिकी प्लांट पर गिरती मिसाइल का मलबा नहीं था। नहीं, रूस ने सीधे इस फैक्ट्री पर 2 क्रूज मिसाइलें दागी जहां लगभग 3000 लोग काम करते थे। यह रूसी निशाना था और यह राष्ट्रपति के ट्रंप के लिए एक संदेश था। अब बस 1 मिनट में हम बात करेंगे कि पुतिन अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह युद्ध को और क्यों बढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बारे में क्या कहा, वो सुनिए। इस विषय पर क्या आपने व्लादिमीर पुतिन से बात की है कि कल यूक्रेन में एक बड़े अमेरिकी कारखाने पर रूसी हवाई हमले में हमला हुआ? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इससे खुश नहीं हूँ और मैं उस युद्ध से जुड़ी किसी भी चीज़ से खुश नहीं हूँ। मैंने कहा था मैंने 7 युद्ध सुलझाए हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, लेकिन मुझे लगता है जब कोई अमेरिकी इमारतों पर हमला करता है तो शायद हमें सिर्फ गुस्सा होने से ज्यादा कुछ करना चाहिए। लेकिन रूस ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका व्लादिमीर पुतिन पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक करने का दबाव बना रहा है। पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप से कॉल पर इस बात पर सहमति जताई थी, लेकिन अब रूस पीछे हट रहा है क्योंकि पुतिन जेलेंस्की का सामना करने से डर रहे हैं। तो ये बताने के लिए कि पुतिन जेलेंस्की से नहीं मिलना चाहते, रूस क्या कर रहा है? रूस वही कर रहा है जो वह हमेशा करता है, यानी परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है। पुतिन ने नोवोग्राड क्षेत्र के पास के शहर सारोव का दौरा किया, जहां रूस के परमाणु हथियार परिसर की एक प्रमुख सुविधा रूसी फेडरल न्यूक्लियर सेंटर स्थित है। इस शहर में पहली सोवियत परमाणु और हाइड्रोजन बम विकसित किए गए थे। शायद आप में से कुछ सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, ये सिर्फ एक सामान्य दौरा है। यह पुतिन की ओर से अमेरिका को संदेश भेजने की कोशिश नहीं है। सुनिए, मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। यही बात रूसी मीडिया में चर्चा हो रही है। व्लादिमीर पुतिन ने सारोव की एक कार्य यात्रा के दौरान सोवियत परमाणु बम के मुख्य डिजाइनर यूली कुरितान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। सारोव, जिसे पहले अर्जामा 16 कहा जाता था, आज भी रूस का परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह एक स्पष्ट संदेश है। यह रूसी मीडिया से है और वे इस यात्रा का क्या मतलब है इसे छुपा नहीं रहे हैं, और इसका समय भी एक स्पष्ट संदेश है। पुतिन की यात्रा के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अमेरिकी मीडिया से बात कर रहे थे। आज सुबह उनका एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू था, जहां उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि व्लादिमीर पुतिन की जेलेंस्की से मिलने की कोई मंशा नहीं है जब तक यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता। वे यूक्रेन से बात नहीं करना चाहते, बस आत्मसमर्पण चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि अमेरिका रूस पर इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान दबाव डाले। आप खुद सुनिए। जेलेंस्की जब शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार हो जाएगा, और यह एजेंडा बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एलकारिज के बाद कई बिंदुओं का सुझाव दिया, जिनमें से कुछ पर हमारी सहमति है और कुछ पर हमने थोड़ी लचीलापन दिखाने पर सहमति जताई। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये मुद्दे वॉशिंगटन में बैठक के दौरान उठाए, जिसमें जेलेंस्की अपने यूरोपीय प्रायोजकों के साथ मौजूद थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि यह सभी के लिए बहुत स्पष्ट था कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें वॉशिंगटन मानता है कि स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसमें नाटो सदस्यता न होना और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा शामिल है। जेलेंस्की ने हर बात से इनकार किया। उन्होंने यहां तक कि, जैसा कि मैंने कहा, रूसी भाषा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। तो सबसे अहम बात, कोई मीटिंग प्लानर नहीं है।
राष्ट्रपति पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि वह मिलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इस बैठक का वास्तव में कोई एजेंडा हो, राष्ट्रपति का एजेंडा हो। तो ये एक बड़ा अगर है। कोई मीटिंग प्लान नहीं है मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर। आप कह रहे हैं कि कोई मीटिंग प्लान नहीं है, सही है? जेलेंस्की ने कुछ भी नहीं ठुकराया। एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो जेलेंस्की ने ट्रंप से मिलने के तुरंत बाद की थी, और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि वो क्षेत्रीय मुद्दे पर पुतिन से सीधे बात करने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं पता रूस कौन सी खबरें देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो वही खबरें हैं जो मैं देख रहा हूं। ऐसा लगता है कि रूस अपनी ही सप्लाई पर झूम रहा है। रूसी नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए क्रेमलिन देश की सभी खबरों पर नियंत्रण रखता है। इसका मतलब है कि क्रेमलिन ही वो बातें तय करता है जो हम क्रेमलिन टीवी पर देखते हैं। अब लगता है कि क्रेमलिन के अधिकारी जैसे लावरोव खुद इस पर विश्वास करने लगे हैं और इसे असली हकीकत मानते हैं, क्योंकि बस कल ही क्रेमलिन टीवी और रूसी सरकारी प्रोपेगेंडा के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक कह रहा था कि यूरोप ने ये युद्ध शुरू किया है और रूस को इसे रोकने का कोई इरादा नहीं है। यहां आप खुद सुनिए। सबसे जरूरी बात यह नहीं है, बल्कि यूरोप की स्थिति की गुणवत्ता है। इसका मतलब है इन हालात और नतीजों में एंकोरेज और ओवल ऑफिस। यूरोप हर चीज पर परजीवी की तरह निर्भर है। यह यूक्रेन युद्ध पर परजीवी की तरह निर्भर है। यूक्रेन में युद्ध पर, अमेरिकी संसाधनों पर, अपनी खुद की 100 साल पुरानी स्पैंगलर की पश्चिम के पतन वाली इतिहास पर और वर्तमान पतन पर भी। इसका नतीजा ये है कि आज यूरोप रणनीतिक परजीवियों का गठबंधन बन गया है जो युद्ध की ऊर्जा से जुड़ा है। वे इस ऊर्जा से खिल उठे हैं और युद्ध से डरने के बजाय उसके आदी हो गए हैं। इस सुई से उतरना बहुत मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और कई बार जानलेवा भी है। यही वजह है कि पुतिन राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि पुतिन युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। पुतिन शांति नहीं, यूक्रेन का एक हिस्सा चाहते हैं। वह बस ट्रंप प्रशासन को बहला रहे हैं ताकि ट्रंप उन देशों पर और ज्यादा सेकेंडरी प्रतिबंध न लगाए जो रूसी युद्ध मशीन का समर्थन कर रहे हैं, और इस तरह रूस अपनी अर्थव्यवस्था को उतने समय तक चला सकता है जितना यूक्रेन इस युद्ध को नहीं चला सकता। असल में यह कुछ ऐसा है जो हमने रिपोर्टों में देखा है। कई रूसी अधिकारी निजी तौर पर बात करते हैं और वे कहते हैं कि उनका पूरा लक्ष्य बस यही है कि रूसी अर्थव्यवस्था यूक्रेन के इस युद्ध को जारी रखने की क्षमता से ज्यादा समय तक जीवित रहे। अगर हम चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जीते तो हमें वहां अमेरिकी सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह सुनिश्चित करना है कि रूसी अर्थव्यवस्था और लोगों की मौत होने से पहले ही ढह जाए। हमें बस यूक्रेन को पर्याप्त हथियार और लॉजिस्टिक्स देने हैं ताकि रूसी बढ़त को रोका जा सके। तो सोचिए क्या। आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में पूछा गया, वह रूस पर और कब प्रतिबंध और कब टैरिफ लगाएंगे, तो यह उनका जवाब था, खैर फिर मैं यह तय करूंगा कि हमें क्या करना है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है, और वह यह होगा कि क्या ये भारी प्रतिबंध होंगे या भारी टैरिफ होंगे या दोनों, या हम कुछ भी ना करें और कहें कि यह तुम्हारी लड़ाई है। देखिए, मैं कभी इस युद्ध में नहीं होता। मैं देखूंगा कि इसमें किसकी गलती है। अगर इसके पीछे कोई कारण है तो मैं उसे समझूंगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हम देखेंगे कि वे बैठक करते हैं या नहीं। यह देखना दिलचस्प होगा। और अगर वे बैठक नहीं करते तो उन्होंने बैठक क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने उन्हें बैठक करने के लिए कहा था। 2 हफ्तों में पता चल जाएगा कि मैं क्या करूंगा। हाँ, इसमें मैं अच्छा हूं। कितना समय? क्या आप पुतिन को देंगे? कुछ हफ्ते, हम इसका हल निकाल लेंगे। क्या आप पता है कि या आपको किसी समय हस्तक्षेप करना पड़ेगा? इसमें 2 लोग चाहिए, आप समझते हैं। मैं दोनों से मिलना चाहता था। मैं उस मीटिंग में हो सकता था, पर कई लोग मानते हैं कि वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। आपको वहाँ होना चाहिए। शायद ये सही है, शायद ये सच न हो, पर हम देखेंगे। इस बीच लोग मर रहे हैं। मैं सच में नहीं समझता कि अगले कुछ हफ्तों में हम ऐसा क्या जानने वाले हैं जो पिछले 6-7 महीनों में हमने नहीं जाना। पुतिन इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए इस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पुतिन कूटनीति को नहीं समझते। वह सोचते हैं कि अगर आप बात करने के लिए तैयार हैं तो आप कमजोर हैं, और इसी वजह से वह युद्ध नहीं रोकने वाले। पुतिन इस युद्ध को तभी रोकेंगे जब उन्हें लगेगा कि हम मजबूत हैं, और पुतिन सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। अगर हम चाहते हैं युद्ध रुके और हत्याएं बंद हों तो यही करना होगा। अब जनरल बेन हॉजेस इस बात को मुझसे कहीं बेहतर तरीके से समझाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा। अंतहीन चल रही बातचीत और चर्चाएं और ये सब
क्योंकि वह वही कर सकेगा जो कर रहा है, क्योंकि वह, आप जानते हैं, वह अमेरिकी राष्ट्रपति को पढ़ रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति सोचते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है कि वह खुद पुतिन की छाती पर उंगली रख दें, पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ ले आएं, फिर तीनों मिलकर बैठें और सब कुछ हो जाए। जैसे वे मैनहट्टन के डाउनटाउन में कोई टाउन हाउस खरीदने की बात कर रहे हों, आप जानते हैं, न कि किसी ऐसी चीज़ की जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक मुद्दों पर आधारित है जो कई सालों से चली आ रही है। मुझे लगता है राष्ट्रपति का तरीका शुरू से ही नाकाम था, क्योंकि वह कभी नहीं माने कि रूस आक्रामक है। उन्हें और उनके आसपास के लोगों को उस इतिहास, संस्कृति और भूगोल की समझ नहीं है। और साथ ही मुझे लगता है कि प्रशासन में भी वे लोग सच में नहीं समझते कि लोग क्यों लड़ते हैं। मेरा मतलब है, वे इस बात को नहीं समझते, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप जानते हैं, उन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया कि वे नहीं समझते कि यूक्रेनियन इतनी कड़ी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि तालिबान के पास कोई विकल्प नहीं था, वियतकॉन के पास कोई विकल्प नहीं था, या अमेरिकी उपनिवेशों के पास कोई विकल्प नहीं था, और फिर भी हम, आप जानते हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था वे हर बार जीत गए। यूक्रेन ठीक यही कर रहा है, रूस को वहीं चोट पहुंचा रहा है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। रूसी तेल उद्योग और खास तौर पर वे पाइपलाइनें जिनका इस्तेमाल रूस इस तेल को निर्यात करने के लिए कर रहा है ताकि पैसा लगातार आता रहे और युद्ध प्रयासों के लिए फंड मिल सके। ब्रायंस्क क्षेत्र के यूएनआईसीए तेल पंपिंग स्टेशन पर यूक्रेन ने फिर हमला किया। वैसे पिछले 30 दिनों में इस पाइपलाइन पर यह तीसरा हमला था। 60 मिलियन टन कच्चे तेल की वार्षिक पंपिंग क्षमता यह यूरोप जाने वाली ड्रूजा पाइपलाइन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब हंगरी और स्लोवाकिया को रूसी खून से सना तेल नहीं मिलेगा। अब यह पाइपलाइन रूसी युद्ध प्रयासों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार रूस इस पाइपलाइन की वजह से हर दिन लगभग 70 मिलियन से 80 मिलियन डॉलर कमाता है, जो हंगरी और स्लोवाकिया को लगभग 90,000 बैरल तेल निर्यात करती है। इस पाइपलाइन पर सीधा हमला करने से उस आय के स्रोत पर असर पड़ता है जिस पर क्रेमलिन इस युद्ध को जारी रखने के लिए निर्भर करता है। अब जाहिर है हंगरी के अधिकारी इस बारे में खुश नहीं थे, क्योंकि हंगरी में सत्ता में बैठी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग प्रभावित होते हैं। इस दुनिया में कई मासूम लोग मर जाते हैं बस जब तक वे सस्ता रूसी तेल पाते रहते हैं, यह हंगरी के विदेश मंत्री ने कहा था। पिछली रात द्रुजेबो पाइपलाइन पर तीसरी बार हमला हुआ, जिससे हंगरी की तेल आपूर्ति बंद हो गई। यह ऊर्जा सुरक्षा पर हमला है और हमें युद्ध में घसीटने की कोशिश है जो सफल नहीं होगी। हम शांति और अपने स्वाभाविक हित के पक्ष में खड़े हैं। हंगरी शांति का समर्थन करता है, लेकिन रूसी तेल खरीदकर रूसी युद्ध को फंड करता है। इसे समझ में आने जैसा बनाओ। लेकिन यहां पोलैंड के विदेश मंत्री का मजेदार जवाब था, जिन्होंने कहा, पीटर, तुम्हें हमसे उतनी ही एकजुटता मिलेगी जितनी हमें तुमसे मिलती है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन द्वारा इस पाइपलाइन पर किया गया यह हमला पिछले दोनों हमलों से ज्यादा कठोर था। पहले रूस इसे कुछ ही दिनों में ठीक कर लेता था और तेल फिर से बहना शुरू हो जाता था। अब रूस इतनी जल्दी मरम्मत इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए यह बहुत बहुत जरूरी है कि उसे इस पाइपलाइन के जरिए तेल निर्यात से जो पैसा मिलता है वह मिलता रहे। इसीलिए रूस के लिए पाइपलाइन की मरम्मत प्राथमिकता है। लेकिन इस बार नुकसान की मरम्मत में पहले से ज्यादा समय लगेगा। तो उम्मीद है, हम आशा कर सकते हैं कि रूस को मोर्चे पर नुकसान हो। अब अगला मुद्दा यह है कि हमारे पास सर्गेई लावरोव की और भी मांगे हैं, जो मूल रूप से चाहते हैं कि यह युद्ध रुकने के लिए यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे। और यही वह है जो उन्होंने कहा कि रूस चाहता है। ये हैं रूसी मांगे। लावरोव यूक्रेन की सुरक्षा पर रूस को वीटो देने की मांग कर रहे हैं। वे 2022 इस्तांबुल समझौते को फिर से लागू करते हैं, जिसमें मॉस्को और बीजिंग गारंटर हैं। लावरोव बोले, पुतिन जेलेंस्की से तभी मिलेंगे जब पहले वार्ता हो और कीव समझौते पर हस्ताक्षर की वैधता स्पष्ट करे। लावरोव ने यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती की संभावना से इनकार किया। उन्होंने इसे विदेशी हस्तक्षेप और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। लेकिन रूस और चीन के सैनिक विदेशी हस्तक्षेप नहीं है। रूसी तर्क मेरी समझ में नहीं आता। रूस ने उसी दिन 600 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं, जिससे एक की मौत, 15 घायल और छुट्टी प्रभावित हुई। 26 घर, एक किंडरगार्टन और दफ्तरों को नुकसान पहुंचा। अब
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन रूसी मांगों पर बयान दिया कि रूस को रूस के खिलाफ सुरक्षा गारंटी को लेकर इतनी चिंता क्यों है। पुतिन के आक्रमण शुरू करने तक रूस पर कोई हमला नहीं हो रहा था। अगर रूस हमला रोक दे तो उसे सुरक्षा गारंटी की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी के पास कोई योजना नहीं है। शायद चीनियों के पास वह इलाका वापस लेने की योजना है जो रूस ने उनसे सैकड़ों साल पहले छीना था। चीन को छोड़कर कोई भी रूस पर हमला करने में रुचि नहीं रखता। यह राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान है। जब रूस सुरक्षा गारंटी का मुद्दा उठाता है तो सच कहूं तो मुझे अभी तक नहीं पता कि उन्हें कौन धमकी दे रहा है। रूस जब सुरक्षा गारंटी की बात करता है तो सच कहूं मुझे नहीं पता उसे कौन धमका रहा है। उन्होंने हमला किया और हमारी जमीन पर हैं। मुझे समझ नहीं आता हमलावर को कैसी गारंटी चाहिए, किस बात की गारंटी। तो मेरे लिए अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि असली मतलब क्या है। मुझे लगता है कि यूरोपीय साझेदार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि युद्ध फिर से ना हो। इसका एकमात्र कारण रूस है। फिर से ना हो, इसका एकमात्र ट्रिगर रूस है।